मेरे तरफ से सभी लोगों को गुड इवनिंग। चलिए फटाफट इस वीडियो के साथ सभी लोग जुड़ जाए ताकि मैं इस वीडियो को जल्दी से शुरू कर सकूं। इसके पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो भी भाई बंधु हमारे वीडियो के साथ जुड़े हैं वो इस वीडियो को थोड़ा जमकर लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें, कमेंट भी करें, शेयर भी करें। चलिए, तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बताऊंगा कि और हाँ, एक चीज़ और भी, आपके सर्किल के जितने सारे लड़के हैं वो उनको इस वीडियो के साथ जोड़े। ठीक है, देख रहे होंगे कि आप इस वीडियो से कितना बेनिफिट उठा रहे हैं। थोड़ा अपने दोस्तों को भी, अपने भाई बंधु जो भी हैं आपके सर्किल के लोग, उन सभी लोगों को इसके साथ जोड़ने की कोशिश करें ताकि वो भी इस वीडियो से बेनिफिट उठा सकें। ठीक है, तो आपके अंदर वो जज्बा होना चाहिए। मैं बार बार ये बोल रहा हूँ कि मैंने आप ही के डिमांड पे ये वीडियो लेके आया हूँ। ठीक है, और आपको इस तरीके से बता रहा हूँ कि बिहार पुलिस हो या बिहार दरोगा हो या जो भी सचिवालय का हो या कोर्ट वाली एग्ज़ाम होने वाला है या MPPCS हो, जो भी है, ये सब एग्ज़ाम के लिए आपके लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, ज़्यादा मैं विस्तार मतलब कि ज़्यादा इसको पॉइंट बाय पॉइंट मैं इसीलिए लेके चल रहा हूँ कि ताकि आपको सबसे आसानी से चीज़ समझ में आ सके। और एक सीक्वेंस से देखिए, हिस्ट्री जो है बहुत छोटा चीज़ नहीं है, बहुत बड़ा है। अगर पढ़ाने को आदमी चाहे तो 10 साल तक पढ़ा सकता है, लेकिन पढ़ना आपको वही है जो कि आपके एग्जाम में आए और आप वहाँ से क्या करें, फ़ायदा ले सके। बस आपको जॉब से मतलब है ना भाई, आपको जॉब से मतलब है तो आप उतना ही पढ़ें जितना से जॉब हो जाए। अगर ज्ञाता बनना है तो आप हमसे आके अकेले में मिले, मैं आपको वहाँ भी पढ़ाऊँगा जिससे कि आप ज्ञाता हो सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, इससे पहले मैं एक चीज़ बता रहा हूँ कि आप अपने मन में ठान लें कि मुझे 2023 में जॉब चाहिए, मतलब चाहिए। उसके लिए आप मतलब कि एक लड़के ने, देखिए हाँ, इसी से याद पड़ गया, एक लड़के ने फ़ोन करके पूछा था कि सर मैं क्या करूं जिससे मेरे पढ़ने में मन लगे और मेरा एक सीक्वेंस बना रहे। एक चीज़ आप याद रख लें कि आप तभी पढ़ सकते हैं जब आपके यहाँ पे रूटीन हो। ठीक है, ना कि आपके दीवार पे, आपके टेबल पे और आपके कॉपी में हो। ठीक है, इस तरीके से लोग टेबल बनाते हैं, 3 बजे उठना है, 9 बजे तक पढ़ना है, तो 9 से 10 ये करना है, 10 से 11 ये करना है, ये करना है, इतना से इतना पढ़ना है, इतना से पता चलता है कि आप 18 घंटा पढ़ने का शेड्यूल ही बना लिए। ठीक है, 18 घंटा पढ़ने का शेड्यूल बना लिए और हकीकत में देखा जाए तो आप 2 घंटा भी नहीं पढ़ रहे हैं, तो फिर फ़ायदा वैसा शेड्यूल का क्या है। वैसा शेड्यूल नहीं बनाएं, आप अपने दिमाग में शेड्यूल बनाएं। और अपने दिमाग से मैं उस लड़के को इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं कि आप जो मतलब कि पढ़ना चाहते हैं और रियलिटी में जॉब पाना चाहते हैं और आपके अंदर ये लालसा है कि हमको पढ़ के जॉब लेना है, तो एक चीज़ जान लीजिए कि आप अपने दिमाग में रूटीन बनाएं और ऐसा प्लानिंग के साथ बनाएं। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि पर डे एक जैसी पढ़ाई होती ही है या पर डे आपका जीवन एक तरह से चलता है, कुछ थोड़ा ऊपर नीचे होता है। ठीक है, हो सकता है कि आपने शेड्यूल बनाया, 1 घंटे का शेड्यूल मिस हो जाए, कभी आप ज्योग्राफी नहीं पढ़ पाए हो, चाहे कभी हिस्ट्री नहीं कर पाए हो, चाहे रिवीजन नहीं कर पाए हो, कहीं चले गए हो, कुछ भी, तो उससे आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप अगले दिन के लिए आप इम्प्रूव हो जाएं कि मुझे उसको भी करना है और प्लस में सारे शेड्यूल को भी करना है। अगर आपको कहीं जाना है तो कुछ पाने के लिए भैया कुछ खोना पड़ता है। ठीक है, तो इसके लिए अगर आपको कहीं जाना है, आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है, अचानक जाने का प्रोग्राम नहीं कर रहा हूँ मैं, कि मान लीजिए कि आपकी फैमिली ने बोल दिया कि कल आपको इतने बजे से कहीं जाना है, आप क्या करेंगे फिर? तो आप अपने शेड्यूल को किस तरीके से बदलेंगे? वो जो पाई चार्ट आपने टेबल पे साटा है, अपने दीवार पे साटा है, उसको काटेंगे? तो इसीलिए यहाँ रखिए, यहाँ अपना शेड्यूल रखिए कि मुझे ये चीज़ करना है, इसी के हिसाब से आप चले। ठीक है, जैसे आपको पता चला कि कल मुझे कहीं जाना है, ठीक है, तो उतने शेड्यूल को आप बैक लेके जाएं। यानी कि कहने का मतलब कि अगर आप 4 बजे सुबह उठ रहे हैं तो उस दिन 2 ही बजे उठ जाएं। ठीक है, 2 ही बजे उठ जाएं। इसके बाद इतना मतलब कि ये करें कि वहाँ तक समय जाते जाते आपका क्या हो कि उतना पार्ट पूरा हो जाए। ठीक है, आप इसके बाद आराम से जाएं, आपको जाने में भी अच्छा लगेगा, मन भी लगेगा, उस काम को करने में भी अच्छा लगेगा। आप आएंगे खूब बढ़िया से, थके हारे रहेंगे, खाएंगे पिएंगे और रात में खूब अच्छे तरीके से सोचिए, और लेकिन फिर अगले दिन उठ के अपना शेड्यूल फॉलो करना चालू कर दें। ठीक है, इस तरीके से आप करके देखें, आपका रिजल्ट 100% होगा। ठीक है, चलिए, तो आज हम लोग क्या करेंगे, देखिए, तो आप ये चालुक्य वंश पढ़ लिए, उसका तीनों शाखा पढ़ लिए, पल्लव वंश भी पढ़ लिए। ठीक है, अब आगे हम लोग देखेंगे चोल वंश। ठीक है, चोल वंश को हम लोग आगे देखेंगे।
एक सेकंड। तो हम लोग को आज क्या पढ़ना है? हम लोग को आज चोल वंश पढ़ना है। चोल वंश में हम लोग, आपको मैं पहले कहानी देखिए, पीछे हम लोग चोल वंश के बारे में पढ़ चुके हैं। तन्नौज, इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? तन्नौज में बनाई। इसका मतलब कि 9वीं सदी से फिर से इस चोल वंश का उदय होता है और ये अपना मतलब कि वंशज फिर से यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और इस वंशज का मतलब कि इस बार जो चोल वंश की संस्थापना हुई थी, इसका विद्यालय संस्थापक थे, इसीलिए चोल वंश के द्वितीय संस्थापक भी इसे कहा जाता है, ठीक है। तो आपसे सवाल भी पूछता है कि चोल वंश के, देखिए एक्चुअली में है क्या कि ये पीछे के साइड में मेरे यहाँ गर्दन से लेके पीछे के साइड में थोड़ा सा जल गया है, ठीक है। तो जिसके चलते शर्ट पहना नहीं जा रहा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके सामने ये वीडियो आते रहे, ठीक है। तो देखिए, तो दूसरे संस्थापक ऐसे पीसीएस वगैरह में सवाल पूछेगा तो पूछा जाता है कि चोल वंश का द्वितीय संस्थापक कौन था, ठीक है। तो चोल वंश का द्वितीय संस्थापक किसे कहा गया है? तो आपको विजयालय को क्या बोला कि कहा गया है, ठीक है। इसके बाद चोल वंश मैंने पढ़ाया था कि पल्लव वंश में, कि पल्लव वंश के सामंत जो थे, चोल वंश का ही एक आदमी था आदित्य प्रथम। उसने क्या किया था कि पल्लव वंश के अंतिम राजा को, अपराजिता को क्या किया था कि हरा दिया था। हरा के उसने मतलब कि इस वंश की संस्थापन कर दी। लेकिन पहले से सामंत के रूप में जो बड़े थे उन्हीं को क्या कर संस्थापक कहा गया, ठीक है। इसके बाद राजा जो आता है परनाक प्रथम आता है, जो कि मदुरई को जीतकर मदुरई कोंडम की उपाधि धारण करता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ हम लोग देखेंगे यहाँ से, ठीक है। तो कहानी आप समझ चुके होंगे। आपको क्या पढ़ना है? चोल वंश, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे कौन सा वंश? चोल वंश, ठीक है। कौन सी सदी? 9वीं सदी, ठीक है। इसकी राजधानी कहाँ थी? तंजौर, ठीक है। इसकी राजधानी आप लिख लेंगे तंजौर, ठीक है, तंजौर। अब यहां से इसके संस्थापक अगर पूछता है, संस्थापक, तो विद्यालय हो गया, ठीक है। कौन हो गया? विद्यालय हो गया, ठीक है। अब देखिए, तो मैंने आपको पीछे भी पढ़ा चुका हूं कि चोल वंश जो था वो किसका सामंत था? तो पाल वंशों का सामंत आपका था। पल्लव का जो जितना सारा इलाका था, इसने क्या किया था कि सब पे अपना कब्जा कर लिया था, मतलब कि अपना अधिकार जमा दिया था। 9वीं सदी में इनका उदय फिर से होता है और यह वहाँ से यह संगम कालीन थी। ये क्या थे? मतलब कि संगम काल के जो चोल वंश थे उन्हीं के ये क्या थे? एक शाखा थे, ठीक है। इसके संस्थापक आपको मैंने लिखा दिया विजयालय। और इसी को चोल वंश का द्वितीय संस्थापक भी कहते हैं। किसका? द्वितीय संस्थापक चोल वंश का द्वितीय संस्थापक भी विद्यालय को आपको कहा जाता है, ठीक है। चलिए, इसके बाद अगला शासक आता है आदित्य। अगला शासक कौन आता है? आदित्य। तो ये आदित्य प्रथम कहें चाहे आदित्य कहें, इसी ने क्या किया था कि अपराजित का यानी कि पल्लव वंश के जो अंतिम राजा था उसको क्या किया था? पराजित करके, और मतलब कि इस वंश का मतलब कि स्थापना किया था, या संस्थापक थे ही, मतलब कि हराया था। तो पूछता है ऐसा सवाल कि चोल वंश का वह राजा जिसने पल्लव वंश के अंतिम राजा अपराजिता को हराया था, तो वह कौन था? आदित्य प्रथम था, ठीक है। आदित्य प्रथम था, ठीक है। अब आगे चलिए, ठीक है। चोल वंश का अगला राजा, इसके बाद अगला राजा, इसके बाद देखते हैं। ये सब अब धीरे धीरे क्या होंगे कि बढ़ेंगे। अपर्नातक,
ठीक है, ये भी प्रथम कर ले क्योंकि बाद में एक आदमी आएगा। ठीक है, तो ये था। ठीक है, इसने मदुरई को जीतकर, किसको? मदुरई को जीतकर, मदुरई को क्या किया? मदुरई को जीतकर, ठीक है, इसने भी कौन सी उपाधि धारण की? मदुरई कोंडम, मदुरै कोंडम, मदुरई कोंड की उपाधि, क्या चीज धारण की? उपाधि धारण कर ली। ठीक है, उपाधि धारण की। ठीक है, इसकी जानकारी मतलब कि इसकी पूरी की पूरी जानकारी कि इसने मदुरई को जीता, फिर इसने ये उपाधि धारण की, ये कौन से अभिलेख से मिलता है? तो उत्तर मेहुर, उत्तर मेहुर अभिलेख से। ठीक है, ये मिला है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि इसका ये जो था चोल वंश का जो थी राष्ट्रकूट का राजा कृष्ण तृतीय ने इसे क्या किया था? पराजित किया था। ठीक है, राष्ट्रकूट का राजा कृष्ण तृतीय ने क्या किया था कि इसको क्या किया था? पराजित कर दिया था। ठीक है, चोल वंश का अगला राजा राजराज था। ठीक है, कौन सा था? राजराज। तो यहां से लिख देते हैं, अगला राजा कौन था? राज। अगला राजा कौन था? राजराज आपका अगला राजा बना। ठीक है, इसने क्या किया था कि श्रीलंका के उत्तरी क्षेत्र को जीत लिया था। क्या कर लिया था? श्रीलंका को उत्तरी क्षेत्र को जीतकर चोल वंश में क्या कर लिया? मिला लिया। ठीक है, अगर उसी समय जिस समय ये लोग, इसके बाद जो राजेंद्र प्रथम आया तो पूरा श्रीलंका को जीत लिया था, इसने तो केवल उत्तरी क्षेत्र को जीत लिया था। कौन से? तो राजराज। तो ऐसा पूछा जाता है कि वह प्रथम राजा जिसने श्रीलंका को मतलब कि श्रीलंका के उत्तरी भाग को जीत लिया, तो राजराज वो था जिसने श्रीलंका के मतलब कि उत्तरी भाग को क्या कर लिया था? जीत लिया था। ठीक है, और उसे चोल वंश में मिला लिया। और इसके बाद इसने श्रीलंका के उत्तरी भाग श्रीलंका को जीता। ठीक है, और कौन सी उपाधि धारण कर ली? तो इसने उपाधि धारण कर ली मामुंडी चोल। मामुंडी चोल की क्या कर दी? उपाधि धारण कर ली जीतने के बाद। ठीक है, इसने अपनी राजधानी तनौज में, ठीक ना, इसने अपनी राजधानी तनौज में एक मंदिर बनवाया था। किसका? बृहदेश्वर मंदिर बनाया था अपने राजधानी तनौज में। ठीक है, तनौज में बनवाया था। ठीक है, तो इसके 3 इंपॉर्टेंट चीज हो गए कि इसने क्या कहता? श्रीलंका के उत्तरी भाग को जीतकर मामुंडी चोल की उपाधि धारण की थी और बृहदेश्वर मंदिर के निर्माण करा था। इसके बाद अगला राजा जो आता है राजेंद्र प्रथम। कौन सा आता है? राजेंद्र प्रथम आता है। ठीक है, कौन आता है? राजेंद्र प्रथम आता है। ठीक है, तो राजेंद्र प्रथम इस वंश का सबसे प्रतापी राजा था। ठीक है, माने इससे भी हेवी था। अब ये सोचिए कि केवल श्रीलंका के उत्तरी भाग को जीता था और ये पूरा श्रीलंका को जीत लिया था। उसी समय ये लोग भारत में मिला लिए होते श्रीलंका को, तो आज श्रीलंका एक अलग देश नहीं होता। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये से समझ ले, पूरा श्रीलंका यहां से लिख ले कि पूरा श्रीलंका क्या कर लिया? जीत लिया। पूरा श्रीलंका को क्या कर लिया? इसने जीत लिया। ठीक है, और वहां से इसने वहां के राजा जो थे महेंद्र पंचम। ठीक है, कौन? महेंद्र पंचम को श्रीलंका से क्या उठा के अपने यहां लेके आ गया। ठीक है, अब देखिए, अब मैं आपको आगे बताता हूं कि ये जो था राजेंद्र प्रथम, ये कहाँ था? दक्षिणी क्षेत्र में था। और ये सीधे एक ही बार श्रीलंका पे अटैक करने के बाद बंगाल पे अटैक कर दिया, और वो भी एक मतलब कि काहे के लिए? तो गंगाजल के लिए। ठीक है, गंगाजल के लिए, क्योंकि ये सुनता था कि उस समय
उत्तरी भाग में बहुत ज़्यादा गंगाजल की महत्व है, यानी कि बहुत ज़्यादा पवित्र माना जाता है। इसलिए इसने दक्षिण से सीधे पश्चिम बंगाल के इलाके पे आक्रमण कर दिया। ठीक है, तो आप यहाँ पे कर ले, पूछता है कि गंगाजल के लिए किसने बंगाल पे आक्रमण किया, तो राजेंद्र प्रथम ने गंगाजल के लिए बंगाल पे आक्रमण कर दिया। ठीक है, तो राजेंद्र प्रथम यहां से देख लेंगे, राजेंद्र जो प्रथम है क्या किया, बंगाल पर गंगाजल के लिए आक्रमण कर दिया। ठीक है, तो उस समय जो बंगाल का राजा था, ठीक है, और उस समय जो बंगाल के पब्लिक थे, वो लोग राजेंद्र प्रथम के बारे में जानते थे, क्योंकि वो श्रीलंका को भी जीत लिया था। तो जिसके आक्रमण के कारण ही बंगाल के मतलब कि जो पब्लिक थे वो वहां से क्या हुए, भाग चले। ठीक है, ठीक है, और वहां के राजा, बंगाल का जो राजा था महिपाल भी भाग गया, लेकिन राजेंद्र प्रथम ने इसे पराजित किया। लेकिन राजेंद्र प्रथम को वहां से कोई भी चीज नहीं, केवल क्या चाहिए था, गंगाजल चाहिए था। तो उसने जो था, राजेंद्र प्रथम ने इसको पराजित कर दिया, ये भाग भी गया था, इसको बुलाकर फिर से इसको राजा बनाकर और वहां से गंगाजल 1 कटोरा लेके चल दिया। यानी कि 1 कटोरे गंगाजल के लिए इसने क्या किया था, बंगाल पे अटैक कर दिया था। ठीक है, ठीक है, इसके बाद इसने क्या किया, राजेंद्र प्रथम ने अपनी राजधानी के बगल में एक गड्ढे को खुनवाकर वहां से मतलब कि उसी में गड्ढे में पानी भरवाकर और उसमें क्या किया, गंगाजल थोड़ा सा डाल दिया और बोला कि ये पूरा का पूरा क्या हो गया, गंगाजल का रूप धारण कर लिया। तो वही चीज आज भी होता है कि हम लोग को जब घर में कोई पर्व त्यौहार होता है तो क्या करते हैं कि गंगाजल उसमें कुछ मिला देते हैं और उससे स्नान कर लेते हैं, तो वो क्या हो जाता है कि शुद्धि हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, 1 मिनट थोड़ा सा पेन इंक डालने दीजिए। तो हुआ क्या, अब यहाँ से राजेंद्र प्रथम ने गंगाजल लेके कहाँ से आया, बंगाल से गंगाजल लेके आया और अपने राजधानी के बगल में नहर बनाया, नहर बनवाया, जिसमें इसने क्या किया कि गंगाजल को डाल दिया। ठीक है, गंगाजल को क्या कर दिया, डाल दिया। गंगोई कोंडम, इसका नाम क्या दिया उसने, गंगई कोंड। ठीक है, गंगई कोंड। ठीक है, चोलपुरम, गंगई कोंड चोलपुरम। ठीक है, उस नहर का इसने क्या किया, गंगई कोंड चोलपुरम इसका नाम दे दिया। ठीक है, इसके बाद इसने क्या किया कि तालाब एक बनाया, अपने मतलब कि महल के पास एक तालाब बनाया और उस तालाब का नाम इसने क्या दे दिया, चोल गंगम। ठीक है, अब क्या किया कि इसने तालाब बनाया जिसका नाम दे दिया, क्या दे दिया था, चोल गंगम। ठीक है, चोल गंगम नाम दे दिया था। ठीक है, इसके बाद अब क्या हुआ कि देखिए, अब ये जो चीज था कि जैसे कि हम लोग दक्षिणी क्षेत्र में देखते हैं कि इस तरीके से मतलब कि रहता है। ठीक है, ये भारत का दक्षिणी क्षेत्र है। तो ये कहाँ पे था, तो ये तो पल्लव वंश यहाँ पे था, तो पल्लव वंश पे ही इसने कब्जा कर लिया था, चोल वंश का। यहाँ आपका क्या था, बंगाल था। ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या था, नीचे पे श्रीलंका, और यहाँ एक देश था इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया। तो इसने श्रीलंका को जीत ही लिया, इधर बंगाल को जीत ही लिया। लेकिन एक राजदूत जो चीन का था वो इंडोनेशिया में आया हुआ था और वहाँ के राजा को बोल रहा था कि जो राजेंद्र प्रथम है वो मतलब कि कुछ ऐसा शक्तिशाली नहीं है या जो भी। ये बात क्या हुआ कि राजेंद्र प्रथम को ये चीज़ पता चल गई और राजेंद्र प्रथम ने अपने शक्ति का प्रदर्शन दिखाने के लिए इसने इंडोनेशिया पर क्या किया, आक्रमण कर दिया। ठीक है, इंडोनेशिया पर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। ठीक है, और वहाँ के राजा को हराकर ये चीज़ बताया कि देखो मैं कितना शक्तिशाली हूँ और ये खबर अब चीन के राजा के पास तुम पहुँचाओ। ठीक है, तो उसने क्या किया, इंडोनेशिया से इसे
चीन भेज दिया उसको बताने के लिए, ठीक है। तो देखिए, तो इसने अगला राजेंद्र प्रथम ने कहा सुमात्रा यानी कि इंडोनेशिया पर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। इंडोनेशिया पर इसने क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया, ठीक है। और इंडोनेशिया के राजा उस समय कौन था, तो इंडोनेशिया का राजा शैलेंद्र। अगर राजा पूछे राजा तो शैलेंद्र कौन था, शैलेंद्र था। और इसको इसने क्या कर दिया था, पराजित कर दिया था, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ था कि इसका अंतिम राजा अगर आपसे पूछे अंतिम राजा तो राजेंद्र तृतीय था, ठीक है। कौन था, राजेंद्र तृतीय था। इसके बाद राजेंद्र तृतीय के बाद मतलब कि ये अंतिम राजा रहा और यह स्वतः ही चोल वंश क्या हुआ, समाप्त हो गया। मैंने इस पे ना कोई आक्रमण किया, ना कोई इसे मारा, ना कुछ भी। इसके मरने के बाद स्वतः यह वंश जो था आपका समाप्त हो गया, ठीक है, समाप्त हो गया। अब एक चीज, दो चीज आपका इंपॉर्टेंट चीज थोड़ा सा इधर छूट गया। देखिए शुरू में ही लिखवा देना चाहिए था लेकिन छूट गया। अब देखिए चोल जो थे ये कहाँ, तट के किनारे थे, ठीक है। इधर श्रीलंका को भी हराया था, इधर पश्चिम बंगाल को भी हराया था, इंडोनेशिया को भी हरा दिया था। जिसके कारण आपसे सवाल पूछता है कि किस वंश का, भारत में किस वंश का नौसेना सबसे ज्यादा शक्तिशाली था, तो चोल वंश का नौसेना सबसे शक्तिशाली, ठीक है, सबसे शक्तिशाली चोल वंश की नौसेना थी, ठीक है। चोल वंश के शासन काल में ही मंदिरों का, शिव मंदिर का निर्माण हुआ। सबसे ज्यादा शिव मंदिर का निर्माण इन्हीं लोग के समय हुआ। शिव मंदिर का निर्माण इसी समय में सबसे ज्यादा हुआ, जो द्रविड़ शैली में थी। किस शैली में थी, तो आपको द्रविड़ शैली, और आपको पता होना चाहिए कि द्रविड़ शैली को क्या कहते हैं। एक बार ऐसे पहले लिख लीजिए, द्रविड़ शैली, ठीक है, द्रविड़ शैली में थी। और एक बार पीसीएस के सवाल में ऐसा पूछ दिया था कि द्रविड़ शैली को किस अन्य नाम से जानते हैं, तो विमानन, ठीक है। इसी को अन्य नाम से जानते हैं विमानन शैली, ठीक है। तो पूछा था कि चोल विमानन शैली किस वंश में शिव मंदिर की मतलब कि निर्माण होती थी, ठीक है, तो आपको चोल वंश में होती थी, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको सब चीज चोल के बारे में पढ़ा दिया। अब अगला हम लोग राष्ट्रकूट देख लेंगे, ठीक है, जो कि राष्ट्रकूट क्या था कि कृष्ण तृतीय ने मतलब कि चोल वंश के राजा किसको, परांतक को हराया था, ठीक है। तो अब हम लोग राष्ट्रकूट के बारे में देख लेंगे, ठीक है। अब थोड़ा छोटा छोटा वीडियो इसलिए जानबूझ के लिए रहे कि क्योंकि मेरा भी आप लोग थोड़ा सा प्रॉब्लम समझें, ठीक है। खड़े होने में प्रॉब्लम है, और यहाँ से देखिए, यहाँ से लेके पूरा मतलब कि नीचे एक बीता तक थोड़ा सा जल गया है। इसके कारण थोड़ा वीडियो को शॉर्ट लेके आ रहे हैं, लेकिन पॉइंट और मतलब कि मटेरियल में आपको कोई कमी नहीं होगी, बताने में, समझाने में, जो भी, ठीक है। और मुझे अच्छा भी लगा कि वो लड़का फ़ोन करके मुझसे पूछा, मैंने उसको बताया, समझ में आई होगी उसे, ठीक है। जिसको भी जो भी प्रॉब्लम हो आप मेरे पास फ़ोन करके पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। चलिए, तो हमारे वीडियो के साथ जुड़ने के लिए सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से सब लोग प्यार बनाए रहें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें, कमेंट भी करें, शेयर भी करें, और अपने सर्किल के जितने भी भाई बंधु हैं सभी लोगों को इस वीडियो के साथ जोड़ें।